हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, संकरण और आकृति के हम दूसरे भाग में हैं। और बच्चों ये भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी हम उन बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी को समझेंगे। आइए अपना पहला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी आकृति पिरामिड है। तो यहाँ पर किसकी आकृति पिरामिड है ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम बात करेंगे PF3 की। यहाँ पर PF3 की आकृति को देखेंगे। देखिए यहाँ पे BF3 आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। SO3 की बात कर ले, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर 3 सिग्मा आबंध मिलेंगे आपको। यहाँ पर 3 सिग्मा आबंध आपको यहाँ पर मिलेंगे। कार्बोनेट की बात करें, यहाँ भी आपको sp2 ही मिलेगा। यहाँ पर PF3 का हम स्ट्रक्चर ज़रा देखते हैं। PF3 का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, यह स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम PF3 में, यहाँ पर PF3 को देखिए। यहाँ पर PF3 अर्थात फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फ्लोरीन इसके सराउंडिंग में होगा। यहाँ पर हम इनकी वैलेंसी को लेते हैं। यहाँ पर हम इनकी वैलेंसी लेते हैं। अगर हम बात करें PF3 के स्ट्रक्चर की, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों PF3 के स्ट्रक्चर की, तो आप देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर आएगा और 3 सिग्मा आबंध आएंगे। 3 सिग्मा आबंध और एक एकाकी युग्म अर्थात जिसे हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो मतलब ये आपका 3 + 1 अर्थात 4 और यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। संकरण की बात करें तो यहाँ पर या टेट्राहेड्रल, जिसे हम चतुष्फलकीय भी बोलते हैं, वो होगा। लेकिन अगर हम आकृति की बात करें तो देखिए यहाँ पर आकृति अगर हम इसकी ड्रॉ करने जाएं तो यहाँ पर लोन पेयर इस प्रकार और यहाँ पर PF3 को इस प्रकार लिखेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आकृति लिखने के समय हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोन पेयर यानी एकाकी युग्म को हटा देंगे तो यह पिरामिड शेप का आपको मिलेगा। ये पिरामिड शेप का मिलेगा। ये पिरामिड शेप का कुछ इस प्रकार का ये शेप आपको मिलेगा। ऐसा कुछ आपको शेप मिलेगा, पिरामिड शेप मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। बात करते कौन सा यहाँ पे यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो देखिए पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो BCl3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बोरॉन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, वह 3 होता है। क्लोरीन का यहाँ पर वैलेंसी को हम कंसिडर करेंगे 1 और 1। अब देखिए बोरॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर आया है। यहाँ पर बोरॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर आया और क्लोरीन का भी लिख लेते हैं तो हमें पता है 7 होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को देकर बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर हर क्लोरीन के पीछे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हर क्लोरीन के पीछे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम देखें तो क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। लेकिन बेचारा हमारा जो बोरॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो BCl3 में बोरॉन जो एक सेंट्रल एटम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसको इलेक्ट्रॉन की कमी? 8 से कम इलेक्ट्रॉन। 8 से कम इलेक्ट्रॉन मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका अष्टक पूरा नहीं हो पाया। तो BH3 AlCl3 में देखिएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, BF3 में बोरॉन, यह सब में इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन सब में
6 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के पास पाए जाते हैं और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन दो समसंरचनात्मक है? यहाँ पे किन दोनों की संरचना यहाँ पर सेम होगी? तो देखिए अमोनिया की बात करें तो या sp3 है या sp2 है, ना इसकी संकरण सेम है ना ही आकृति। यहाँ पे देखिए PCl5 और ICl5 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर भी इनकी आकृति अलग होगी। यहाँ पे Xgf2 और IF2 माइनस को देखते हैं। Xgf2 यहाँ पर Xgf2 Xg यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8, फ्लोरीन यहाँ पर है 2 जिसकी वैलेंसी होगी 1। अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन इस तरह जिनॉन के साथ जुड़ जाएगा और जिनॉन के पास 3 लोन पेयर होंगे। हम यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 3 + 2 5, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। लेकिन अगर आकृति देखें, अगर हम यहाँ पर आकृति देखें तो यह आकृति रैखिक आकृति कहलाएगी। यह आकृति कौन सी है? रैखिक आकृति कहलाएगी। यह रैखिक आकृति होगी तो Xgf2 रैखिक आकृति का होगा। बात करेंगे हम IF2 माइनस की, बात करेंगे बच्चों हम IF2 माइनस की, तो यहाँ पे देखिए कि IF2 माइनस की आकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर हम IF2 माइनस की आकृति देखते हैं तो देखिए IF2 माइनस, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7, यहाँ पे 2 फ्लोरीन। अब यहाँ पे माइनस का अर्थ होता है 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है वो हम इस बेचारे से फ्लोरीन को दे देते हैं, इस बेचारे से फ्लोरीन को दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो आयोडीन है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे दिया और 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। 6 इलेक्ट्रॉन क्या किया? अपने पास रख लिया। और ये फ्लोरीन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया था तो इसने क्या किया? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन को दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन को दिए और यहाँ पर जो हमें आकृति मिलती है वह भी रैखिक आकृति मिलती है। यहाँ पे सिग्मा आबंध कितना है? यहाँ पे 2 सिग्मा आबंध होंगे, 3 लोन पेयर, 3 2 5, यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पर जो आकृति हमें मिलेगी IF2 माइनस की वह रैखिक होगी यानी लीनियर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया, फिर हमने यहाँ पर सभी की वैलेंसी को लिखा। माइनस का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। बात करते कौन सी 2 जातियां समसंरचनात्मक नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए SiF4 या आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जबकि SF4 आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण और आकृति दोनों ही अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने समझा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, अष्टफलकीय जिसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है। MX6 अणु में 180 डिग्री में कितने XMX आबंधों की संख्या है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल को ड्रॉ कर लीजिए, ऑक्टाहेड्रल को ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी, यहाँ पर हमने सभी को X लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग से हमें आसानी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। अगर हम X2M X4 को देखें तो यह 180 डिग्री पे है। देखिए ये 180 डिग्री पे है, यहाँ पर यह 180 डिग्री पे है। फिर बात करते हैं हम XF5 और X6 की, तो यहाँ पे XF5 और MX6 भी 180 डिग्री के एंगल पर है। फिर बात करते हैं X1
और x3 की, तो यहाँ पे x1m x3 भी 180 डिग्री के एंगल पे है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे 3 हमें 180 डिग्री के एंगल पे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे D2sp3 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि D2sp3 में D कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, D का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम D2sp3 के स्ट्रक्चर को देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि XY प्लेन है, यहाँ पर XY प्लेन है। ये वाला एक्सिस हमारा, अब देखिए S होगा, PX होगा, PY होगा, PZ होगा, ये फिक्स है क्योंकि sp3d2 है। D में एक dz स्क्वायर होगा, एक dz स्क्वायर होगा और यहाँ पे अगर dz स्क्वायर हो गया है तो एक बचा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ये प्रश्न बच्चों आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करिए। ज्यामिति त्रिकोणीय समतल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसका आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन खुद से सॉल्व करिए। यहाँ पे रैखिक आकृति की बात की गई है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व करिए कि यहाँ पे कौन रैखिक आकृति की है। तो देखिए मैं SO2 का थोड़ा बता दूं आपको, SO2 ऐसा दिखता है, O3 की बात कर ले तो O3 भी ऐसा दिखता है। अब ऑप्शन बी और डी में आपका जवाब है। तो बच्चों इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। SiCl4 आपके लिए होमवर्क है और इसे सॉल्व करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर डालिए।